वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 27 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के वैसे कौन से मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेल आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे INS इम्फॉल की, जो कि हमारे प्रोजेक्ट 15B के अंडर इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया है। We will know more details about it and then we'll talk about the fiscal deficit of India. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी के टारगेट को ब्रीच कर सकता है। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या इम्पैक्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट इन टुडेज पेपर, कुंदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट हैज़ बीन मेंशन्ड, विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। देन हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि वी नीड टू ट्रांजिट टुवर्ड्स इट। इसे लेकर ये अनुमान लगाया गया है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में 83% का राइज हमें देखने के लिए मिलेगा इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें 83% का राइज होगा, इसे भी डिटेल में देखेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट टीबी। किस तरह टीबी के ट्रीटमेंट्स में अगर इस प्लान को शॉर्टन अप कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट हमें, पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिल सकता है, किस तरह से शॉर्टन अप करना चाहिए, ये डिस्कशंस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली प्रोजेक्ट 15B के अंडर INS इम्फॉल को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये प्रोजेक्ट 15B है क्या। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंडिया का एक डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आता है 1990s में। उस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले हमने क्या किया, P-15 क्लास की वॉरशिप्स बनाई, जिसे हम बोल देते हैं प्रोजेक्ट 15 या फिर P-15 क्लास, जिसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है दिल्ली क्लास। और इस दिल्ली क्लास के तहत 3 वॉरशिप्स को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 15A, P-15A, जिसके अंदर जो डिस्ट्रॉयर्स थे, कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया। फाइन, लेकिन प्रेजेंटली आ गया है हमारे पास प्रोजेक्ट 15B, जिसे हम विशाखापट्टनम क्लास भी बोल देते हैं। एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट 15B हमारा आइडिया है कि हम टोटल 4 वॉरशिप्स को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन करें, जैसे कि विशाखापट्टनम, मारमगांव, इम्फाल एंड सूरत। समझ में आ गया। और यहाँ पे आज जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि जो थर्ड वॉरशिप है प्रोजेक्ट 15B के अंडर, विच इज़ INS इम्फॉल, इसे हमारे इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही समझ में आना चाहिए कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है। पहले था P-15 जिसे दिल्ली क्लास बोलते हैं, फिर आया P-15A जिसे कोलकाता क्लास बोल रहे हैं, और अभी चल रहा है P-15B जिसे हम विशाखापट्टनम क्लास बोल रहे हैं। ये बेसिकली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। 4 वॉरशिप्स हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करनी है, जिसमें से तीसरी INS इम्फॉल कमीशन कर दी गई है। यहाँ पे अगर हम INS इम्फॉल की बात करें तो इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रॉयर्स में अब तक की लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर है। और एज यू कैन सी द नेम इम्फॉल, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिटी से इसका नाम रखा गया है, INS इम्फॉल। ठीक है, वैसे भी हमारी जो विशाखापट्टनम क्लास है, दिस इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप क्लासेस ऑफ आवर इंडियन नेवी। इसमें बहुत ही ऑफेंसिव ऑपरेशंस, इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी है। अगर आप देखें कि विशाखापट्टनम क्लास में किस तरह का आर्सेनल हम यूज़ कर सकते हैं, अब देखो ऑफेंसिव है, डिस्ट्रॉयर है, तो किस तरह का आर्सेनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपकी ब्रह्मोस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सरफेस टारगेट्स आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग ब्रह्मोस। देन वर्टिकली लॉन्च करने के लिए बराक 8 जो कि हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो यहाँ पे एज एन आर्सेनल यूज़ की जा सकती है। देन आपके क्लोज पॉइंट एंगेजमेंट्स के लिए 127 mm की मेन गन या फिर AK-630 की 30 mm गन्स जो हैं वो क्लोज पॉइंट एंगेजमेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
प्लस हमारे जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एंटी सबमरीन रॉकेट्स। तो चाहे वो सरफेस की बात हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे टॉर्पीडो लॉन्चर्स हो, चाहे क्लोज पॉइंट एंगेजमेंट्स हो, ये सब केटर कर सकता है हमारा विशाखापट्टनम क्लास। तो स्ट्रेटेजिकली ये एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर्स का हमारे नेवल ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जो फ्लीट्स हैं, हमारे जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी शॉर्ट रेंज अटैकर्स, एंड इसकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, और साथ ही में अगर कोई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसमें भी ये ऑपरेट करने के लिए वेल इक्विप्ड है। तो चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे कोई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इन दोनों ही कंडीशंस में हमारी विशाखापट्टनम क्लास बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकती है। इसमें ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग नेटवर्क टूल्स को यूज़ करके इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए भी इक्विप्ड कर देते हैं। अब देखिए इसका नाम जो रखा गया है INS इम्फॉल, याद रखेंगे दिस नेम एक्चुअली पेज ट्रिब्यूट टू मणिपुर's हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मणिपुर ने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है उससे ट्रिब्यूट पे करता है, प्लस मणिपुर की जो रीजनल इम्पॉर्टेंस है इन आर नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, उसको भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, वेल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। प्लस यू शुड ऑल्सो नो कि जब हम बात करते हैं कि हमें 4 शिप्स जो कमीशन करनी है, विशाखापट्टनम, मारमागांव, इम्फाल एंड सूरत, ये वो 4 शिप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट 15B के तहत कमीशन की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के बारे में। वेल रिसेंटली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, देखिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट रखा गया था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसे हम हमारे GDP के 5.9% तक लिमिट अप करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ रेटिंग्स एंड रिसर्च, ये जो टारगेट हमने रखा था फिस्कल डेफिसिट के लिए, इंडिया उसे ब्रीच कर सकता है। 5.9% ऑफ GDP से बढ़कर हम 6% को हिट कर सकते हैं। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे पहले कि हम और डिटेल्स को देखें, सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, आप बहुत डिटेल में आप इस इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में आई टच इट अ बिट ताकि हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट का जितना टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, जितना टोटल खर्चा है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू कितना मिलने वाला है। ठीक है, समझ लीजिए इस तरह कि आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द टोटल रेवेन्यू। इनकम कम, खर्चा ज़्यादा, तब बनता है डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू। अब ये जो डिफरेंस है ये शो करता है कि गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए कितना बोरो करना होगा, कितनी बोरिंग्स अगर करेगी गवर्नमेंट, तो जाकर जो एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो बैलेंस आउट कब होगी, जब जो डेफिसिट है उसे बोरोइंग्स के थ्रू पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसे हमेशा कंट्री की GDP की परसेंटेज के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमने टारगेट रखा था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो GDP के 5.9% पर हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है समझना कि फिस्कल डेफिसिट के एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब सपोज करो हम ये बात कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, 6% तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट अब किस चीज़ पे स्पेंड करेगी, पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड कर रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही होगी, या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ में स्पेंड कर रही होगी जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ आए। तो चलिए एक बात तो समझ में आ रही है कि येस, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बढ़ी हुई है, ये पॉजिटिव है हमारे लिए।
दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस कर रही है, कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिसकी वजह से एक फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो चलो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अब जब इतनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है तो इससे जॉब क्रिएशन होगी, जिससे कि कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होगा। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जितना फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट उतनी बोरोइंग्स लेगी, गवर्नमेंट का उतना डेट होगा, जिससे कि हमारी कंट्री का जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज होता जाएगा। प्लस लार्ज फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज आप उतनी ही क्या कर रहे हो, बोरोइंग्स कर रहे हो, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है और जनरल पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब ये है कि इससे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है दूसरी तरफ। सेकेंडली, अब गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो कर रही है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो राइज हो जाते हैं। अब इससे जो प्राइवेट सेक्टर जो है उससे जो इन्वेस्टमेंट मिलनी होती है वो क्राउड अप हो जाती है, उनका जो क्रेडिट जो है, कुछ क्रेडिट एक्सेस है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे क्राउडिंग क्रिएट हो जाती है। एंड लास्टली, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, अगर एक कंट्री का बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है तो वो क्या करेगा, फॉरेन सोर्सेज से बोरो करेगा, लोन लेगा, जिससे कि कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर तो किसी कंट्री का हाई फिस्कल डेफिसिट है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होगी, उसकी करेंसी की डिवैल्यूएशन होगी और ओवरऑल जो डेट बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। वेराइज अगर किसी कंट्री का लोअर फिस्कल डेफिसिट है तो ये एक फिस्कल डिसिप्लिन में एक पॉजिटिव साइन है, वो यही शो करता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हेल्दी है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमने तो ये टारगेट रखा था कि हम 5.9% जीडीपी से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं करेंगे, लेकिन जो इंडिया की रेटिंग्स एंड रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम 6% के मार्क को टच कर सकते हैं, जिसमें एक मेन बड़ा रीज़न है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट कर रही थी उस डिसइन्वेस्टमेंट के आउटकम्स में उतना ज़्यादा हमें अभी पॉजिटिव मार्क नहीं देखने के लिए मिला, उसमें एक शॉर्टफॉल रहा है। प्लस अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पहली सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स ली है इस साल के लिए, तो ये भी वो शो करता है कि येस, जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ली गई है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स हो सकता है कि सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स भी ली जाए टू कवर अप द होल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिस्कल डेफिसिट का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से फिस्कल पॉलिसी सीधा आपके सिलेबस में लिखा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यू शुड नो अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे न्यूज़पेपर में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की गई है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। जो हमारा कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें इंडिया अलॉन्ग विद रशिया, इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन से ये जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है इसे बिल्ड किया गया है। और वैसे भी इसके अलावा भी हमारे पास और ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। हमने हमारी रिसेंट वीडियो में ही इसकी बात की थी, दैट व्हाट आर द डिफरेंट पावर प्लांट्स इन इंडिया, एंड आई होप यू कैन रिकॉल इट एज वेल। एंड सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक चीज़ की बात करते हैं, वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि येस, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जीज़ हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना है और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना है। वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारे एटम्स हैं उनको स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, जब उनको स्प्लिट करते हैं एक रिएक्टर में तो वहाँ पे हीट वाटर देते हैं, स्टीम डालते हैं, टरबाइंस घूमती हैं और एक एनर्जी आती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं और मोस्टली इसके लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट टू यूरेनियम
235, बिकॉज जब इसकी फिजन होती है तो यहाँ से जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब यहाँ से पावर जनरेट होती है तो ज़ीरो एमिशन निकलती है। ज़ीरो एमिशन मतलब किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अब एक और चीज़ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक और न्यूक्लियर फ्यूल है थोरियम। इंडिया इस न्यू रिसोर्स का एक लीडर है। जो न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द फ्यूचर थोरियम हमारे पास वो है। इंडिया में थोरियम की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी द इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी द फर्स्ट कंट्री हु रियलाइज द ड्रीम ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्री नेशन यूजिंग थोरियम। ठीक है, तो वहीं पे हमारा ये जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी भी हमने बात की थी, हमने देखा था कि महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में। ठीक है, देन राजस्थान में तो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन का नाम ही राजस्थान है, तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। देन मद्रास का जो एटॉमिक स्टेशन है, वी शुड बी क्लियर कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर देर इज़ कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो कि कर्नाटका में है। फिर आज के न्यूज़पेपर में बात हो रही है कुंदानकुलम की, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, देन ओके, नारोरा एटॉमिक प्लांट इज इन यूपी एंड काकरापार इज इन गुजरात। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल नहीं सकते। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं। लगातार 10-15 दिनों में दूसरी बार हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। आज अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुंदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके जी, सो रशिया की असिस्टेंस से इंडिया में ये प्लांट बनाया गया है इन तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है ना, देखिए इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत से टारगेट सेट किए हैं। जैसे कि एक हमारा टारगेट है कि बाय 2030 हम 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। ये हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है। और यहाँ से हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके, ठीक है, अपनी जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम उसे रिड्यूस कर सकें और इंडिया में लेस देन 50% एनर्जी ऐसी हो जो कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हों। एक तो हमारा ये बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, एंड इसे लेकर हमने देखा कि इस साल जनवरी में हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को बढ़ाने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अप्रूव किया था। ओके, अब ये न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडिया में 2024 आने वाले साल में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में राइज होने वाला है। 83% इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज आप देखेंगे इन 2024 फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तकरीबन $16.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज इंडिया इज फोकसिंग, we want to reduce our carbon emissions, we want to transit towards renewable energy, जिसके चलते अगले साल हमें 83% बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारा एक और टारगेट है कि हमें 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस पे पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है बाय 2030 हमारी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है वो रिड्यूस होगी। 65% जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगी। 65% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज एनर्जी से आएगा बाय 2030। और टारगेट कितना रखा गया था? टारगेट रखा गया था 50 कि 50 फॉसिल फ्यूल एंड 50 नॉन फॉसिल फ्यूल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाय 2030 हमारी 65% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से आएगी, विच इज़ वे मोर देन द टारगेट। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया विल ऑल्सो विटनेस 25 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली है 2024 में।
ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो सके। सो बहुत अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, हमारे गोल्स की तरफ मूव करने में हमें ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लास्टली हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस की। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ है। इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके चलते इसे ग्लोबल हेल्थ कंसर्न के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और इंडिया और ट्यूबरकुलोसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड 27% टीबी के जो केसेस हैं वो इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और ऑल्दो वी हैव दिस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिससे कि हम सक्सेसफुली बहुत बड़े अमाउंट में टीबी के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑफ कोर्स एक बर्डन या फिर एक ब्लॉकेड बनकर आया था कोविड, जिसके चलते जो टीबी केयर है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ, और जो भी हमने गेन्स किए थे इस प्रोग्राम के तहत उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, इस आर्टिकल में क्या बात की गई? इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि टीबी को क्योर करना, इसका जो ट्रीटमेंट है वो चैलेंजिंग है। स्पेशली जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है उसमें पेशेंट्स को 6 मंथ्स के लिए मेडिसिन लेनी होती है, और इतने लंबे टाइम के लिए जब मेडिसिन लेनी होती है तो यहाँ पे ये थोड़ा अनफ्रेंडली बन जाता है, एंड इट इज़ मोर लाइकली कि जो ट्रीटमेंट है वो बीच में ही छूट जाए, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि कोई न्यू ट्रीटमेंट अप्रोच होनी चाहिए टीबी में, जिसमें ये बड़ा 6 महीने का जो प्लान है इसे रिड्यूस किया जा सके। एंड देन यहाँ पे बात की गई है शाइन ट्रायल की, ठीक है। तो शाइन ट्रायल 1200 बच्चों में कंडक्ट किया गया ऑफ 4 डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, ज़ाम्बिया, युगांडा एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें देखा गया कि जो ड्रग्स हम हमारे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में देते हैं, अगर ऐसे बच्चों को दिया जाए जिनमें उतना सीवियर टीबी नहीं है तो 4 महीनों में उनका टीबी ठीक किया जा सकता है। तो इंस्टेड कि 6 महीने के लिए लगातार दवाई लेनी हो, 4 महीनों में भी ट्रीट किया जा सकता है। और कुछ केसेस में ये भी सजेस्ट किया गया है कि इसे इफ़ेक्टिवली 2 मंथ रिजीम के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, जो टीबी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं इनको शॉर्टन अप किया जाए, ताकि जो बीच में टीबी का छूट जाना और फिर ड्रग रेजिस्टेंस का डेवलप होना, ऐसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। वैसे भी इंडिया का एम है दैट 2025 तक, 2025 तक हम इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और इस साल हर साल वैसे 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, और इस बार का थीम था येस वी कैन एंड टीबी। तो ये शो करता है कि वर्ल्ड वाइड बाय 2030 इस टीबी डिजीज़ को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। वेल, इंडिया का टारगेट है कि हमने 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। So it's very 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 important for us. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.